So see students, today we are going to do speech writing. Article and speech writing is a combined topic, and from that article writing we have done in our yesterday's class, and in today's class we are going to do the speech writing. So see, when we see the introduction, it is said that article and speech are similar, but a speech is conversational and begins with a formal address and conclude with a thank you. आर्टिकल एंड स्पीच दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बट जो स्पीच होती है ना, इट इज कन्वर्सेशनल। वो कन्वर्सेशनल होती है एंड वो एक फॉर्मल एड्रेस के साथ में स्टार्ट होती है एंड वो हमेशा थैंक यू के साथ में कंक्लूड होता है। मतलब आप आर्टिकल जब लिखते हो वो मैगजीन और न्यूज़पेपर में छपता है, ठीक है। अब वो जिस वक्त आपका आर्टिकल छपता है आपको उसमें नीचे थैंक यू मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बिगनिंग में भी आपको उसमें एड्रेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस आपका मैटर उसके अकॉर्डिंग होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके टारगेट ऑडियंस के लिए ही होता है। बट जब आप स्पीच बोलते हो ना, तो यू आर इन अ कन्वर्सेशन विद योर ऑडियंस, तो कन्वर्सेशनल टोन यूज होती है, उसके अंदर फॉर्मल एड्रेसिंग स्टार्ट होती है एंड कंक्लूड किया जाता है उसको विद अ थैंक यू। सो देखो, एक इफेक्टिव आर्टिकल एंड इफेक्टिव स्पीच के लिए क्या फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द हेडिंग कैन बी अ सिंगल वर्ड, जो हेडिंग होती है वो एक सिंगल वर्ड हो सकता है। अ फ्रेज और अ स्मॉल सेंटेंस, बट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, कैची एंड थॉट प्रोवोकिंग। जो हेडिंग है इट कैन बी अ सिंगल वर्ड, वो एक सिंगल वर्ड हो सकता है। इट कैन बी अ फ्रेज, वो एक फ्रेज हो सकता है, और अ स्मॉल सेंटेंस, या फिर एक स्मॉल सेंटेंस भी हो सकता है, बट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, बट वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए एंड थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, और थॉट को प्रोवोक करे, आपके थॉट को निकाल करके पीपल के सामने लेके आए, ऐसा आपका जो है स्पीच होनी चाहिए। आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 पैराग्राफ्स। आर्टिकल में 5 to 6 पैराग्राफ्स होते हैं, ईच डीलिंग विद वन मेन आइडिया। हर पैराग्राफ एक मेन आइडिया से डील करता है एंड दीज आइडियाज शुड बी लिंक्ड टुगेदर कोहेंसिवली। और ये जो आइडियाज है ना, दे आर लिंक्ड टुगेदर, बहुत ही कोहेंसिवली लिंक्ड होते हैं, मींस बहुत ही मीनिंगफुली ये लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू ही आपस में लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जस्ट कि जो इनका जो मीनिंग होता है ना, वो वन पैराग्राफ टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ एंड फिफ्थ टू सिक्स्थ ऑनवर्ड्स ये कनेक्ट होता जाता है। ऐसा नहीं है कि एक के अंदर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, एक की वेस्ट की कर रहे हैं, एक की साउथ की कर रहे हैं, कि नॉर्थ की, नहीं। दे आर इन प्रॉपर कोहेंसिव मैनर, दे आर लिंक्ड टुगेदर। There is a specific purpose of writing an article. Speech, one should be sure who the readers are. अब एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए आप आर्टिकल लिखते हो या स्पीच लिखते हो, तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए दैट हु योर रीडर्स आर। आपके रीडर्स कौन है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस दैट इज गोइंग टू रीड योर आर्टिकल, और हु इज द टारगेट ऑडियंस जिनके लिए आपने ये स्पीच रेडी की है। Read the topic and instructions thoroughly before writing. Decide on the number of paragraphs and the major idea of each of these paragraphs. अब जब आप स्पीच लिखनी शुरू करते हो या आप आर्टिकल लिखना शुरू करते हो, you have to pay attention to one thing. And what is the one thing? वो ये होती है that you read the topic and instructions thoroughly, अच्छे से पढ़ोगे आप उनको before writing. एंड डिसाइड ऑन द नंबर, आप डिसाइड करोगे ऑन द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स देखोगे एंड मेजर आइडिया देखोगे आप ईच ऑफ दीज पैराग्राफ। अगर आपको 5 पैराग्राफ्स में अपना स्पीच लिखना है, तो कौन से पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, क्या मैटर आपको कौन से पैराग्राफ में डालना है, वो आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वोकैबुलरी शुड बी एडिक्वेट एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शुड बी करेक्ट। वोकैबुलरी जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट होनी चाहिए एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है इट शुड बी करेक्ट, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। Proper arrangement and interrelation of ideas and sentences should be involved. Proper arrangement होना चाहिए and interrelation होना चाहिए ideas का and sentences जो उसके अंदर involved होते हैं वो। So we can say कि जो heading है वो single word होता है, उसके अंदर phrase होता है या small sentence हो सकता है, that can be descriptive, it should be catchy and वो कहीं ना कहीं आपका पूरा theme आपके thought को provoke करे people को। People सुनते ही आपकी heading देखते ही समझ जाए कि आज हमें इसके अंदर क्या मैटर मिलने वाला है। An article consists of 5 to 6 पैराग्राफ जो डील करेंगे विद वन मेन आइडिया। एक मेन आइडिया है जिससे वो पूरे 5-6 पैराग्राफ्स डील करेंगे,
बट ये जो आइडिया जो हर एक पैराग्राफ के अंदर होंगे ना, दे शुड बी लिंक टुगेदर कोहेंसिवली जस्ट टू गिव अस दैट वन मेन आइडिया, जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको लिखा गया है. There is a specific purpose of writing article and speech, we all know, and one should be sure who the readers are. Specific purpose होता है और हमारे पास में हमारे readers कौन है, ये चीज उसमें हमें clear होनी चाहिए. We should be clear of the thing कि हमारा main audience कौन है जिसके लिए हम इसको लिख रहे हैं. Read the topic, instructions जो है topic की आपको दी जाती है, read it thoroughly. टॉपिक और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे ऑन द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स. ठीक है, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पैराग्राफ जो हम इस आर्टिकल या इस स्पीच के अंदर लेने वाले हैं. इट शुड बी क्लियर, हमें वो चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. अब उसके बाद में वंस द पैराग्राफ नंबर इज डिसाइडेड कि कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होंगे, तो हमें ये डिसाइड करना है कि सपोज 6 पैराग्राफ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या आइडिया दे रहा है, सेकंड में हम क्या बता रहे हैं, थर्ड में हम क्या बता रहे हैं, फोर्थ में हम क्या बता रहे हैं. तो मेजर आइडिया ईच ऑफ द पैराग्राफ हैज, तो वो उसके अंदर बताया जाएगा. वोकैबुलरी शुड बी एडिक्वेट एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शुड बी करेक्ट. वोकैबुलरी बिल्कुल एडिक्वेट होनी चाहिए एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इट शुड बी करेक्ट. वोकैबुलरी एडिक्वेट कहने का मतलब बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, ऐसे चलती फिरती सी बहुत यूजुअल सी चीज नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ वेरी साउंड वोकैबुलरी, बहुत अच्छे मीनिंगफुल वोकैबुलरी यूज करोगे, वर्ड्स यूज करोगे, और ग्रामेटिकली जब आप उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो तो उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. प्रॉपर अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशन ऑफ आइडिया, जितने भी आइडियाज है ना उनको प्रॉपरली अरेंज करोगे, उनके अंदर एक इंटर रिलेशन डेवलप करोगे एंड सेंटेंसेस शुड बी इन्वॉल्व. तो आइडियाज और सेंटेंसेस का इंटर रिलेशन एंड प्रॉपर अरेंजमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए. फाइन, समझ गए अच्छे से? गुड. सो ये हम बोलेंगे दैट दिस वर द बेसिक थिंग्स ऑफ द स्पीच. तो ये अगर आपने करेक्टली सीख लिया तो आपकी स्पीच राइटिंग कंप्लीट हो जाती है. सो नाउ सी, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन. ठीक है, तो ये कैची इंट्रोडक्शन है, प्री स्पीच नोट है ये हमारा. अब इसमें हमने देखा 1 year out of 10 इज स्पेंट वॉचिंग टीवी एंड ऑन एन एवरेज डेली चिल्ड्रन वॉच 17 hours ऑफ टीवी एवरी वीक. ठीक है, ये चीज इसके अंदर क्या हो गया, चलो, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, ये हमारा कैची इंट्रोडक्शन है एंड प्री स्पीच नोट है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. व्हाट वी आर डूइंग ना, रिमेंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पीच राइटिंग कर रहे हैं. सो फॉर्मल एड्रेस टू द ऑडियंस, नेक्स्ट इज द फॉर्मल एड्रेस एंड उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक एंड एस्टैब्लिशिंग द कंटेक्स्ट. उसके बाद में हमने क्या किया, टॉपिक का अनाउंसमेंट किया और कंटेक्स्ट को एस्टैब्लिश किया. Then we came to the development of the topic. Now, in the last 2 decades, टेलीविजन जो है हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हमें मालूम है. एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी सैटेलाइट चैनल्स इट रीच it's increasing manyfold and I am sure you all will agree with me and I am sure आप सब मेरे साथ agree करोगे that TV has become an indispensable gadget in our homes and nobody has remained unaffected by its influence. From soap operas to cartoons, movies and music, there is no lack of viewership. कि हर एक एज ग्रुप का बंदा जो है वो इसको व्यू कर रहा है. नाउ सी, ये क्या था, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक. इसके अंदर हमने ये बताया द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में टेलीविजन का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो है उसको हमने यहाँ पे शो किया. नाउ नेक्स्ट थिंग, जब आप इसको पूरा डेवलप करते हो तो आपको इसके अंदर बहुत सी चीजें देनी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव. सो सी नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा वो इसमें शो कर रहा है टीवी एड्स एंड चिल्ड्रन. The TV is being used by business houses to woo the customers. You will be surprised to know that ये जो market पंडित होते हैं ना, they have found their new targets in children. इनको new targets मिल गए हैं below the age of 8 years जो बच्चे हैं ना वो, because वो greatly influence हो जाते हैं by the audio visual effects particularly of the advertisement and then उसके बाद में उनका consumer तो पक्का है, वो बच्चे इतना ज्यादा उसकी तरफ attract हो जाते हैं that they want that thing anyhow. So friends, अब नेक्स्ट जो है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टू मच टीवी. नाउ नेक्स्ट में हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं.
टू मच वॉचिंग ऑफ टीवी गिव्स एन एडवर्स इफेक्ट. वो क्या है? विद सपोर्टिंग डेटा हम उसको बताएंगे. So हम उसमें बता रहे हैं that friends, isn't it astonishing that out of every 10 years of our life we spend one whole year watching TV alone and thus saying goodbye to all our important work, social and family interaction and physical activities. Moreover, let us ask ourselves how many of us watch programs which are educational and have cultural significance. Perhaps not many. Our reading habit is the first victim of too much watching TV. नाउ सी वो बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन्होंने सपोर्टिंग डेटा यूज किया. उन्होंने बोला कि आउट ऑफ 10 इयर्स हम अपना 1 year ऑफ लाइफ वी स्पेंड वॉचिंग टीवी. ठीक है, एंड अलोन, thus saying goodbye to all other important works को तो हम बाय बोल देते हैं, social work, family interaction, physical activities, everything. And moreover he says that let us ask ourselves, हम खुद को पूछें that how many of us watch programs. हम में से कौन ऐसे वो प्रोग्राम्स देते हैं those are educational या जिनके कुछ cultural significances हैं. Perhaps ज्यादा नहीं. And our reading habit जो है वो first victim बना है is too much watching of TV का. And it is high time that we realize the adverse effects of watching TV for long hours. Now इसके अंदर अब हमें क्या देना है? Conclusion, sounding a warning and making a case for selective TV viewing. अब इसको conclusion में हमारा जो पैराग्राफ है, इट्स गोइंग टू साउंड एज अ वार्निंग एंड विल मेक इट अ केस फॉर सिलेक्टिव टीवी व्यूइंग. जैसे हमने बोला, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड रियलाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स and we should be selective. हमें selective होना चाहिए about the programs and the time that we are going to spend with our idiot books. And हमें selective होना पड़ेगा about the programs जो हम देख रहे हैं. ठीक है, and the time we are going to spend with our idiot box, and we should spend time on outdoor activities too. और हमें अपनी outdoor activities पे भी time spend करना है. Otherwise I am afraid all of us will become remote building, think alike, काउच पोटैटोज. अब उन्होंने बोला कि अदरवाइज हम लोग, मुझे डर है दैट ऑल ऑफ अस विल बिकम द रिमोट बिल्डिंग थिंक लाइक काउच पोटैटोज. हम सारे के सारे काउच पोटैटोज बन के बैठ जाएंगे यहाँ पे. सो इट्स बेटर कि हमें क्या करना है, हमें बहुत सिलेक्टिव होना है अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू व्यू ऑन द टीवी. एंड लास्ट में फॉर्मल थैंक्स टू द ऑडियंस विच इज वेरी कंपल्सरी. तो यहाँ पे थैंक यू बोल के दिस स्पीच इज ओवर. नाउ जस्ट अ सेकेंड. So see, when we took this speech example, impact of watching television, we did its beginning. हमने उसको टॉपिक को डेवलप किया, हमने उसको वाइंड अप किया एंड हमने उसको कंक्लूड किया एंड लास्ट में हमने एक फॉर्मल थैंक यू दिया. सो बिगनिंग इट विद अ कैची इंट्रोडक्शन, दैट इज अ प्री स्पीच नोट जिससे हमने ड्रॉ किया द टेंशन ऑफ द ऑडियंस. ठीक है, आफ्टर दैट हमने उसको फॉर्मल एड्रेस किया टू द ऑडियंस, दैट इज ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, my dear friends, and all this way. And then we announced the topic that today I would like to share with you my views about the impact of watching television, and establish किया हमने उस टॉपिक को and development of the topic. ठीक है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन इन आवर लाइफ्स. हमने उस टॉपिक को डेवलप किया. टीवी एड्स एंड चिल्ड्रन. अब टीवी एड्स और बच्चों का क्या लिंक अप है? टीवी एड्स इस तरीके से बनते हैं दैट दे वू द कस्टमर्स, दैट दे अट्रैक्ट द चिल्ड्रन. एंड वो बच्चे जो होते हैं ना, जो उनका टारगेट ऑडियंस है एड वालों को, द चिल्ड्रन बिलो 8 इयर्स, वो उनका न्यू टारगेट है बिकॉज वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स. देन कम्स द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग द टीवी टू मच. उसमें हम बताएंगे कि होल ईयर में से 1 year वी जस्ट स्पेंड वॉचिंग टीवी. सो कितना हम लॉस हमें हो रहा है. एंड आर रीडिंग हैबिट जो है वो फर्स्ट विक्टिम होता है ऑफ टू मच वॉचिंग टीवी. इन कंक्लूजन इज गोइंग टू साउंड अ वार्निंग एंड मेकिंग द केस फॉर सिलेक्टिव टीवी व्यूइंग, दैट इट इज हाई टाइम we realize the adverse effect of watching the TV for long hours. We should be selective about the programs and the time we are going to spend with our idiot box. And we should spend time on outdoor activity too. Otherwise, I am afraid that it will become remote wielding and we all think alike a couch potatoes. And last में तो इसमें warning दी ना कि we should, हम इस इडियट बॉक्स के ऊपर हम इतना टाइम स्पेंड कर देंगे, इतना तो हमें उसके एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए दैट वी एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर गोइंग टू बिकम लाइक द काउच पोटैटोज. सो इन द लास्ट नाउ फॉर्मल थैंक्स टू द ऑडियंस. ऑडियंस को फॉर्मल थैंक्स के साथ में नाउ द स्पीच इज फिनिश्ड. नाउ सी द सेकंड एग्जांपल. आप देखो यहाँ पे
In spite of advancement, the urge to have son dominate the Indian society. एक result है, as a result, discrimination against exploitation of girls still continues. Write a speech in about 150 words to deliver in the morning assembly of your school on the topic "Let Girl Be Born and Bloom." Emphasize the right of the girl child to educate and equal status in society. अब हमारे इतना एडवांसमेंट हुआ है बट फिर भी इंडियन सोसाइटी में एक अर्ज रहता है द सन्स टू डोमिनेट. ठीक है, एक एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अगेंस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ है गर्ल्स का, वो स्टिल कंटिन्यू है. सो आपको 150 वर्ड्स में स्पीच लिखनी है टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल एंड टॉपिक है लेट गर्ल्स बी बोर्न एंड ब्लूम. गर्ल्स को बॉर्न होने दो एंड उन्हें ब्लूम होने दो. आप एम्फसाइज करोगे ऑन द फैक्ट द राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड टू एजुकेट एंड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी. अब आप इसमें ऑर्गेनाइज करोगे अपनी स्पीच को. फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, दैट इज फॉर्मल बिगनिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. सेकेंड पैराग्राफ में आप हाईलाइट करोगे द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल. आप ये बताओगे दैट इट इज अनजस्ट. एग्जाम्पल दोगे आप वुमेन सक्सेस के एंड अचीवमेंट्स के. थर्ड पैराग्राफ में यू आर गोइंग टू स्पेल आउट द रीजंस फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल. फोर्थ पैराग्राफ में आप हाईलाइट करोगे पॉजिटिव चेंजेस इन द सिचुएशन एंड फिफ्थ पैराग्राफ में यू आर गोइंग टू कंक्लूड विद द नीड ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स एंड लेटिंग देम लिव एंड लास्ट में थैंक्स टू द ऑडियंस. सो सी, respected principal, worthy teachers and my dear friends, today I stand before you to speak on the topic let girls be born and bloom. हो गया, फॉर्मल बिगनिंग हो गई, टॉपिक हो गया, टॉपिक का अनाउंसमेंट हो गया. It's strange that many people are not happy when girls are born in their family. Even mothers forget that they were girls too. Why is it that girls who can be Kalpana Chawla or Kiran Bedi, Medha Patkar and Arundhati Roy are not allowed to born or killed soon after birth? What a shame that this happens in a country where women are considered to be worthy of worship. एक तरफ तो आप गॉडेस को वर्शिप करते हो, गॉडेस भी तो एक वुमेन है, और दूसरी तरफ आप वुमेन को, गर्ल्स को किल करने का काम करते हो. सो इसमें आपने हाईलाइट किया द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स और आपने बताया दैट इट इज अनजस्ट. और आपने एग्जाम्पल्स भी दिए वुमेन सक्सेस के और अचीवमेंट के. Why? Well, the reasons are baffling. A family honor is associated with women. Many people believe if something happens to them, the family honor is blemished. Women are more prone to violence, falling victims to evils like exploitation, dowry, death, rape. They are not given the rightful share in family property because they are to be given away in marriage. Our society prefer male child, for the family runs through males and male child performs all ritual including rites of the dead. This is totally unjust, inhuman and unfair. तो आपने बताया what is unjust. Fortunately, things are changing. Now, in the fourth paragraph, आप बताओगे, third paragraph में आपने बताया what are the spell reasons for the exploitation, discrimination against the girls. So these reasons are really baffling. बहुत ही बैफलिंग, बहुत शॉक कर देने वाले रीजंस हैं. पैराग्राफ फोर्थ में यू आर गोइंग टू हाईलाइट द सिचुएशन चेंज एंड देन कंक्लूजन एंड थैंक यू. फॉर्चुनेटली थिंग्स आर चेंजिंग. वुमेन आर स्क्रिप्टिंग new roles: doctor, engineer, scientist, police, defense officer, astronauts, you name it, they are achieving new heights in every walk of life. The need of hour is to educate girls, to make them self-dependent economically. If we want our society to survive, we must let girls be born and bloom. तो देखा इसमें इन्होंने क्या बोला, that let them live, and last में thank you. And with this thank you, we can say that in 5 paragraphs हमारा जो speech है, it is completed. Okay. So see how interesting it is कि आपकी जो speech होती है ना, it starts with a formal address and it concludes with a thank you. And just to make it effective, use appropriate style of communication and coherently आप अपने ideas को present करोगे with a heading or with a very catchy and thought-provoking descriptive beginning of your speech. You can make it in 5 to 6 paragraphs. हर पैराग्राफ अपने एक अलग आइडिया से डील करेगा. ऑल टुगेदर दे विल डील विद वन मेन आइडिया. सो आप अपना पर्पस पूरा उसमें क्लियर करोगे, टॉपिक को आप इंस्ट्रक्शंस को थॉरली उसमें डिस्क्राइब करोगे, वोकैबुलरी अच्छी यूज करोगे, प्रॉपर अरेंजमेंट और इंटर रिलेशंस दोगे, आइडियाज का एंड सेंटेंसेस का वो उसमें इन्वॉल्व होगा. देन योर स्पीच इज गोइंग टू बी अ वेरी इफेक्टिव वन. Hope you have understood it nicely. अच्छे से आपको, I hope this is well explained to you.
and just go through it, go through the examples, and if any queries, you can ask it to me. Till then, we can say this is all for today's class.